Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we are going to discuss industrial dispute and individual dispute जिसमें हम relevant sections को cover करेंगे, features cover करेंगे, specifications cover करेंगे. So let's start our video. सो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो होता है डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स या फिर एम्प्लॉयज. कोई इशू हो जाता है रिलेटेड टू वेजेस या फिर कोई बेनिफिट्स या फिर कोई भी वर्क रिलेटेड मैटर्स पे जो भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो उनको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं. यानी कि उनके बीच ना कोई इंडिविजुअल पर्सन के बीच के इशू की बात नहीं कर रहे. जैसे बहुत सारे वर्कर्स है उनको इशू है, ठीक है, तो उस लेवल पे बात करें जहाँ पे काफी ज्यादा लोग उस इशू से जुड़े हुए हैं. इसके रेलेवेंट सेक्शन की बात करें तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर लॉ सेक्शन 2K ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है वो डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन इन्वॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. ये तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है. किस किस चीज के बीच में डिस्प्यूट होते हैं तो ये सेक्शन कवर करता है. सिर्फ एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट होगा तब भी कवर करेगा सेक्शन. बिटवीन वर्कमैन और एंड वर्कमैन के बीच में कवर करेगा तब भी ये सेक्शन कवर करेगा. और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में भी डिस्प्यूट होता है तो भी ये सेक्शन कवर करेगा. उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बोला जाएगा. एग्जाम्पल है केस लॉ है रॉयल डच एयरलाइंस वर्सेस स्टॉक. इन दिस केस द डिस्प्यूट सेंटर्ड अराउंड टर्मिनेशन. ये डिस्प्यूट किस चीज का था कि टर्मिनेट किया गया था, वो भी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को. तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर काउंट होगा ये कंसर्न, क्योंकि एक कलेक्टिव ग्रेवियंस है. यानी जो डिसीजन लिया गया है, जैसे टर्मिनेशन का डिसीजन लिया गया, जो भी इशू था इस बात में वो ये था, वो पूरे मतलब लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ जुड़ा हुआ था. वर्कमैन जो थे, एम्प्लॉयज जो थे, उनके साथ जुड़ा हुआ था और वो भी एक नहीं कई सारे एम्प्लॉयज के साथ. तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट किया जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स. बहुत ही सिंपल है. कलेक्टिव नेचर, यानी कि इसमें ग्रुप और क्लास ऑफ वर्कर्स जो कलेक्टिवली कोई भी इशू को रेज कर रहे हैं उसमें कम से कम काउंटेबल कुछ लोग होने चाहिए. पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट नहीं हो सकता. अगर किसी इंडिविजुअल को भी प्रॉब्लम है तो या तो कोई ट्रेड यूनियन उसे सपोर्ट करनी चाहिए, तो वो ग्रुप प्रॉब्लम बनेगी, तब जाके उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट किया जाएगा. Then common interest. The dispute typically pertains to issues that affect the entire workforce. कोई ऐसा common interest, कोई ऐसा common issue होना चाहिए जो काफी सारे लोगों को affect कर रही है या फिर entire workforce को affect कर रही है. जैसे कोई wages के related issue हो जाता है, कोई working environment या condition हो गई, कोई employment terms हो गई. Then representation. Employers often appoint representative. Employees जो है वो क्या अपने लिए, अब सारे employees जाके तो एक साथ बोलना नहीं शुरू कर देंगे, वो अपना एक representative जो उनके बिहाफ पे बोलेगा उसे अपॉइंट करते हैं. सच एज ट्रेड यूनियंस टू नेगोशिएट एंड आर्टिकुलेट देयर कलेक्टिव कंसर्न. जो आगे जाके उनका जो कंसर्न है उसको रखे, उनको रिप्रेजेंट करे और उनकी उनके बिहाफ पे आवाज उठाए और बोले. जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गई जो उनके बिहाफ पे नेगोशिएट करे. देन लीगल फ्रेमवर्क. governed by the Industrial Dispute Act 1847 in many jurisdictions, providing a structured mechanisms for resolution. ये इसका legal framework था. Now comes specification. इसमें scope की बात करें तो encompasses disputes between employers and workmen. किसके बीच के dispute की बात की गई है, दोबारा इसे कवर कर लेते बिकॉज ये तो आपको बार बार लिखना ही है. ठीक है, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, वर्कमैन एंड वर्कमैन, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स. इन सारे टाइप के जो लोगों के बीच जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, इन सब दोनों इन तीन टाइप के रिलेशंस में उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट किया गया है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2K में ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. नाउ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग नेगोशिएशन. डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाता है, नेगोशिएट करके, कॉन्सिलेशन से, और अगर जरूरी पड़ता है तो लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है अगर नेगोशिएशन या कॉन्सिलेशन से बात नहीं पड़ती तो. Then comes preventive measures. The act also provides for measures like committees and grievance redressals. Mechanism to prevent dispute. तो एक्ट ने क्या प्रोवाइड कर रखा है, कुछ और भी मेजर्स है जैसे कि कुछ वर्क कमिटीज होती है या फिर कुछ ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होते हैं जिन पे आप ग्रीवियंस जाके बताएंगे या फिर कुछ होगा तो उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आया जाएगा, या फिर कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस बना दिए जाते हैं जिससे डिस्प्यूट को अवॉइड किया जाए या फिर उन चीजों को चेंज किया जाए कुछ कंडीशंस को.
तो ये सब चीजें होती है, मेजर्स होते हैं जिससे डिस्प्यूट प्रिवेंट किया जाता है बेसिकली. नाउ इंडिविजुअल डिस्प्यूट. An individual dispute pertains to conflict between an employer. अब individual dispute क्या होता है? Between, यहाँ से समझो, between an employer and a single employee. मैंने कहा था इंडिविजुअल का, आप वर्ड से मीनिंग समझ लो, वन टू वन की बात हो रही है यहाँ पे, और जो इंडस्ट्रियल में है उसमें ग्रुप की बात होती है. These disputes typically revolve around issues specific to the employment relationship. जैसे एक एम्प्लॉयर, मतलब एक एम्प्लॉयर है, एक सिंगल एम्प्लॉय है, इन दोनों के बीच में कुछ आपस में कुछ बातचीत बिगड़ गई, या जैसे किसी को एक को वे ऑफ टॉकिंग पसंद नहीं आया, कोई काम बोला था वो नहीं किया, तो ऐसे में दोनों के बीच एक पर्सनल, एक मतलब एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट हो जाना, इंडिविजुअल एक इश्यू हो जाना, उसकी बात की गई है. ठीक है, उनके रिलेशनशिप में कोई इशू हो जाना ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सच एज टर्मिनेशन, जैसे कोई टर्मिनेट कर दिया बिना रीजन के, किसी एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, या फिर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है कोई एक इंडिविजुअल, तो ऐसे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिसे हम इंडिविजुअल डिस्प्यूट में डालेंगे. नाउ इसके सेक्शन क्या है? सेक्शन 2A, ठीक है, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जिसके अंदर हमने ग्रुप में बात की थी, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की थी, जो हमने पीछे बात की थी, ये था सेक्शन 2K, राइट. एंड दिस इज नाउ सेक्शन 2A, जिसमें इंडिविजुअल की बात की जा रही है. डिफाइंस वर्कमैन emphasizing an individual's employment in any industry to perform skilled, unskilled, manual, supervisory, or technical work. Individual disputes are generally dealt with under other employment laws or through civil litigation rather than the Industrial Dispute Act. दोबारा पढ़ लो, आप एक बार समझ जाओगे इस बात को कि वर्कमैन एम्फसाइजिंग किसकी बात की गई है यहाँ पे? इंडिविजुअल डिस्प्यूट की. वर्कमैन जो एम्फोसाइज करे इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट के दौरान इन एनी इंडस्ट्री टू परफॉर्म स्किल्ड अनस्किल्ड. कोई ऐसा वर्कमैन है जिसकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और किस बेसिस पे हो रही है, और वो वर्कमैन काम क्या कर रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, कोई मैनुअल हो, सुपरवाइजरी हो, या फिर टेक्निकल वर्क हो. तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स आर जर्नली डेल्ट विद अंडर अदर एम्प्लॉयमेंट लॉज, यानी दूसरे एम्प्लॉयमेंट लॉज के साथ ये चलता है, एंड थ्रू सिविल लिटिगेशन से इस चीज को सुलझाया जाता है. ठीक है, इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कम देखा जाता है. एग्जाम्पल केस लॉ है मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेस RN बैनर्जी. In this case, the dispute arose from the termination. Dispute कैसे आया था? Terminate हुआ था किसका? एक individual employee का. The court treated it as an individual dispute. कोर्ट ने कैसे ट्रीट किया था इसे? एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट ट्रीट किया था, एम्फेसाइज किया था इस बात पे कि ये पर्सनल नेचर का है, ग्रेवियंस का, यानी दो इंडिविजुअल के बीच में एक प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये. जैसे हमने लास्ट में जो केस लॉ पढ़ा था अभी पिछले में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो कवर हो रहा था 2K के सेक्शन में, उसमें क्या था कि जो टर्मिनेशन था वो ग्रुप हो, काफी सारे वर्कर्स का हुआ था एक अच्छे अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, तो वो आता है इंडस्ट्रियल के अंदर, बट ये इंडस्ट्रियल के अंदर नहीं आता, ये इंडिविजुअल डिस्प्यूट में आ जाता है. नाउ कम्स फीचर पर्सनलाइज नेचर. पर्सनलाइज मतलब आप समझ लो इंडिविजुअल. ठीक है, जैसे कि किसी एक के साथ टर्मिनेशन हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो रहा है, कोई बिहेवियर इशू हो रहा है, आप समझ सकते हैं. देन लिमिटेड स्कोप concern the employment relationship between a single employee and the employer rather than a collective group. यहाँ पे collective group की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ single employer employer की बात की गई है. देन आता है legal recourse typically addressed through individual labor. Again individual labor laws के लगाए जाएंगे इसके ऊपर, या फिर journal civil litigation process यूज होगा इसके अंदर इसे सुलझाने के लिए. देन डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगा, जिसके बीच डिस्प्यूट है वही आके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन सीधा लेगा, या फिर अगर कोर्ट में जाता है डिस्प्यूट तो फिर लीगल काउंसिल जो लॉयर्स होते हैं वो हैंडल करेंगे, एडवोकेट्स. नाउ स्पेसिफिकेशंस. स्कोप इन्वॉल्व्स डिस्प्यूट विद अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. इसमें क्या है? डिस्प्यूट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और सीधा उन चीजों की बात की जाती है जो एक टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने साइन की थी. ठीक है, और फॉलिंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ कलेक्टिव कंसर्न, और इसमें कलेक्टिव कंसर्न को बिल्कुल साइड कर दिया जाता है. देन लीगल फ्रेमवर्क addressed under relevant employment law such as the labor code or
एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें क्या आता है लीगल फ्रेम के अंदर, वो क्या एड्रेस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉज हो गए जैसे कि लेबर कोड हो गया या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, और वो भी जुरिसडिक्शन पर डिपेंड करता है क्या लगेगा। देन रेजोल्यूशन चैनल्स, डिस्प्यूट्स मे बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के थ्रू एक बार बातचीत करके कि ये उसने किया वो उसने किया करके कि अच्छा चलो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बातचीत सुलझाई जा सकती है, अगर तो होता है तो बेटर है। मीडिएशन का भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, और इफ नीडेड थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स देन यू हैव टू, अगर जरूरत पड़ती है तो सिविल कोर्ट में आपको जाना पड़ सकता है। तो ये तरीके हैं रेजोल्यूशन को मतलब जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।